देवियों और सज्जनों, आज हम आपको इतिहास के उस दौर में ले चलेंगे जब हिंदुस्तान की धरती पर एक नए साम्राज्य का सूरज उग रहा था। ये 18वीं सदी का हिंदुस्तान था, एक ऐसा हिंदुस्तान जो कई रियासतों में बंटा हुआ था। मुगल सल्तनत की चमक फीकी पड़ रही थी और एक नई ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। इसी उथल पुथल के बीच दक्षिण भारत में एक रियासत थी, मैसूर, और इसी मैसूर की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे शहजादे का जिसे दुनिया ने शेर मैसूर के नाम से जाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। क्या आप जानते हैं, उनके जन्म के समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बच्चा एक दिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। यह वो समय था जब तलवार की नोक पर सल्तनतें बनती और बिगड़ती थीं। मराठे, निजाम और अंग्रेज सभी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। इसी माहौल में मैसूर के एक सिपाही हैदर अली ने अपनी काबिलियत और हिम्मत के दम पर सत्ता हासिल की। वो एक मामूली घुड़सवार से मैसूर के शासक बने। हैदर अली जानते थे कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। उन्हें एक ऐसे वारिस की जरूरत थी जो न सिर्फ उनकी विरासत को संभाले बल्कि उसे और भी बुलंदियों पर ले जाए। और उनकी यह उम्मीद पूरी हुई उनके बेटे टीपू के रूप में। टीपू का जन्म 1750 में हुआ। कहते हैं उनके जन्म से ही उनके पिता की किस्मत बदल गई थी। टीपू का बचपन किसी आम शहजादे जैसा नहीं था। वो महलों की शान शौकत में नहीं बल्कि जंग के मैदानों की धूल में पले बढ़े। हर महान इमारत की नींव बहुत मजबूत होती है, देवियों और सज्जनों, और टीपू सुल्तान नाम की इस बुलंद इमारत की नींव रखी थी उनके पिता हैदर अली ने। हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो शिक्षा की ताकत को बखूबी समझते थे। वो जानते थे कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाएंगी। इसीलिए उन्होंने टीपू की तालीम का खास इंतजाम किया। उन्होंने अपने बेटे के लिए बेहतरीन उस्तादों को नियुक्त किया, जिन्होंने टीपू को कुरान, इस्लामी कानून, भाषाओं और विज्ञान की शिक्षा दी। टीपू ने कन्नड़, फारसी, अरबी और उर्दू जैसी कई भाषाएं सीखी, जिससे उन्हें अलग अलग संस्कृतियों को समझने में मदद मिली। लेकिन टीपू की असली पाठशाला तो जंग का मैदान थी। जब वो महज 15 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता के साथ पहली बार जंग में हिस्सा लिया। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में टीपू घोड़े पर बैठकर तलवार चलाना सीख रहे थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध की बारीकियों को समझ लिया था। हैदर अली अपने बेटे को हर बैठक, हर रणनीति का हिस्सा बनाते थे। वो चाहते थे कि टीपू यह समझें कि दुश्मन को कैसे पहचाना जाता है, दोस्त कैसे बनाए जाते हैं और कूटनीति के दांव पेंच कैसे खेले जाते हैं। क्या यही वो ट्रेनिंग थी जिसने टीपू को एक बेमिसाल कमांडर बना दिया? 1782 में हैदर अली के निधन के बाद सत्ता की बागडोर टीपू सुल्तान के हाथों में आई और इसी के साथ मैसूर में एक नए युग की शुरुआत हुई। टीपू सिर्फ अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो मैसूर को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनाना चाहते थे। उनका एक सपना था, एक ऐसा मैसूर जो आर्थिक और सैन्य रूप से इतना शक्तिशाली हो कि कोई भी बाहरी ताकत उसकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। उन्होंने आते ही कई ऐसे सुधार लागू किए जिन्होंने मैसूर की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने एक नया कैलेंडर लागू किया, नए सिक्के जारी किए और जमीन के बंदोबस्त के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने मैसूर में रेशम, चंदन, मसाले और चीनी के उत्पादन को बढ़ावा दिया। उन्होंने विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए 30 से ज्यादा व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने फ्रांस, तुर्की और फारस जैसे देशों में अपने दूत भेजे। उन्होंने अपनी खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी भी बनाई। देवियों और सज्जनों, जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारे जहन में तलवारें, भाले और तोपें आती हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से लगभग 250 साल पहले हिंदुस्तान की एक सेना ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रही थी जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के होश उड़ा दिए थे? जी हां, हम बात कर रहे हैं मैसूरियन रॉकेट्स की। और इस क्रांतिकारी हथियार के पीछे जिस शख्स का दिमाग था, वो थे टीपू सुल्तान। उन्होंने लोहे की नलियों का इस्तेमाल किया, जिससे रॉकेट ज्यादा दूर तक और ज्यादा सटीकता से मार कर सकते थे। उन्होंने रॉकेट के साथ तलवारें बांध दी, जो हवा में घूमते हुए दुश्मन सेना में खौफ और तबाही मचा देती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, आसमान से बरसती हुई आग और तलवारें। दुश्मन के लिए यह किसी कयामत से कम नहीं रहा होगा। 1780 में हुए पोलिलुर के युद्ध में इन रॉकेट्स ने ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से तबाह कर दिया। अंग्रेज अफसर हैरान थे, उन्होंने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा था। टीपू ने रॉकेट चलाने के लिए अपनी सेना में एक खास दस्ता भी बनाया था, जिसमें हजारों सैनिक शामिल थे।
टीपू सुल्तान की पूरी जिंदगी एक जंग थी, एक ऐसी जंग जो उन्होंने अपनी सल्तनत और अपनी आजादी को बचाने के लिए लड़ी। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज जानते थे कि जब तक मैसूर में टीपू का शासन है तब तक वो पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं कर सकते। टीपू और अंग्रेजों के बीच कुल 4 बड़ी लड़ाइयां हुई, जिन्हें हम एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। टीपू एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। वो जानते थे कि अंग्रेजों जैसी बड़ी ताकत से अकेले लड़ना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने दूसरे भारतीय राजाओं जैसे मराठों और निजाम के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। उन्होंने फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट, तुर्की के सुल्तान और अफगानिस्तान के शासक को पत्र लिखे और अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रस्ताव रखा। फ्रांसीसियों के साथ उनकी दोस्ती खास थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस युद्ध में टीपू को हार का सामना करना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत उन्हें अपना आधा राज्य और एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर देनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें अपने 2 बेटों को भी अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर भेजना पड़ा। सोचिए, एक पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे अपने मासूम बच्चों को दुश्मन के हवाले करना पड़ा हो। लेकिन इस हार ने टीपू के हौसले को तोड़ा नहीं, बल्कि उनकी आग को और भड़का दिया। उन्होंने दोगुनी ताकत से अपनी सेना को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उधर अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे थे। लॉर्ड वेलेस्ली, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, टीपू को हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ा कांटा मानता था। 1799 में अंग्रेजों ने एक बार फिर निजाम और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था। उन्होंने चारों तरफ से मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। एक अभेद्य किला जो कावेरी नदी के बीच एक द्वीप पर बना था, अब दुश्मनों से घिर चुका था। कई हफ्तों तक घेराबंदी चलती रही। टीपू और उनके वफादार सिपाही पूरी बहादुरी से किले की रक्षा करते रहे। और फिर वो हुआ जिसका डर था। टीपू के कुछ अपने ही लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। उनके 2 मंत्री मीर सादिक और पुरनैया अंग्रेजों से जा मिले। 4 मई 1799 का वो दिन, गद्दारों की मदद से ब्रिटिश सेना ने किले की दीवार में सेंध लगा दी और वो शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। अब लड़ाई श्रीरंगपट्टनम की गलियों में लड़ी जा रही थी। हर तरफ खून खराबा और हाहाकार मचा हुआ था। टीपू के फ्रांसीसी सलाहकारों ने उन्हें गुप्त रास्ते से भाग जाने की सलाह दी, लेकिन शेर कभी भागता नहीं। टीपू ने कहा, एक दिन शेर की तरह जीना 100 साल भेड़ की तरह जीने से बेहतर है। और यह कहकर वो अपनी तलवार लेकर दुश्मनों के सैलाब में कूद पड़े। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं जब एक राजा अपनी सल्तनत को बचाने के लिए एक आम सिपाही की तरह लड़ रहा था? श्रीरंगपट्टनम की गलियां खून से लाल थीं। मैसूर के सिपाही अपने सुल्तान के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। और उन सबके आगे एक शेर की तरह लड़ रहे थे टीपू सुल्तान। उन्होंने अपनी सल्तनत की रक्षा करते हुए जंग के मैदान में एक योद्धा की मौत को गले लगाया। जब उनकी लाश मिली तब भी उनके हाथ में उनकी तलवार की मूठ कसकर दबी हुई थी। टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक जज्बा थे, आजादी की एक जलती हुई मशाल थे। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को यह सिखाया कि अगर हिम्मत और एकता हो तो किसी भी जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। उन्होंने वो सपना देखा जो 100 साल बाद महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरा किया, एक आजाद हिंदुस्तान का सपना। आज भी टीपू सुल्तान का नाम इज्जत और फख्र के साथ लिया जाता है। टीपू सुल्तान एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी। वो शेर मैसूर थे और शेर हमेशा शेर ही रहता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। और टीपू सुल्तान ने एक शेर की जिंदगी जी और एक शेर की ही मौत मरे।